नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम चैप्टर 63 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पर चर्चा करेंगे। जी। तो जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ने सेंटर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी बनाया, बिल्कुल उसी तर्ज पर स्टेट्स के लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी एसआईसी का प्रावधान किया गया। हाँ, ये तो होना ही था। आखिर सूचना का अधिकार सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं रह सकता ना, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, और सोर्स ये भी कहता है कि सभी राज्यों ने इसे बना भी लिया है। तो आज हम इसी एसआईसी की बनावट, इसके मेंबर्स की नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, इन सब पर मतलब गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई ऐसी वैसी बॉडी नहीं है। सोर्स इसे क्या कहता है? हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी। हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी यानी एक शक्तिशाली स्वतंत्र निकाय। बिल्कुल, और इसका काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी राज्य सरकार के दायरे में आते हैं ना, ऑफिसर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज हैं, हाँ। उन सब से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट्स हैं, शिकायतें हैं, अपीलें हैं, उनको हैंडल करना, उन पर फैसला करना। तो सोचिए, स्टेट लेवल पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने में इसका कितना बड़ा रोल है। ये पक्का करता है कि राज्य की मशीनरी भी जनता के प्रति जवाबदेह रहे। सही कहा। इसके बिना तो राज्यों में आरटीआई शायद उतना असरदार होता ही नहीं। अच्छा, तो फिर इस कमीशन में होता कौन-कौन है? मतलब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? देखिए, इसमें एक तो होते हैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिन्हें हम एससीआईसी कह सकते हैं। वो समझिए टीम के कैप्टन हो गए। अच्छा। और उनके साथ होते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स यानी 6, और इनकी संख्या सोर्स कहता है नॉट मोर देन 10 हो सकती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टेट में 10 ही हों, ये जरूरी नहीं है, कहीं कम भी हो सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैक्सिमम लिमिट है। हर राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से तय करता है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा राज्य है जहां सरकारी विभाग कम हैं या आरटीआई एप्लीकेशंस कम आती हैं, तो हो सकता है वहां एसआईसी के अलावा सिर्फ 2 या 3 एसआईसीज ही हों। और वहीं उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जैसा कोई बड़ा राज्य है जहां काम का बोझ बहुत ज्यादा है, तो शायद वहां ज्यादा एसआईसीज की जरूरत पड़े। ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। ठीक है। अब सबसे अहम सवाल, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्या राज्य सरकार सीधे चुन लेती है? नहीं, सीधे नहीं चुन सकती। अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर साहब। गवर्नर? अच्छा। हाँ, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं चुनते। उन्हें एक कमिटी की रिकमेंडेशन पर ही काम करना होता है। एक कमेटी? ये सेंटर जैसा ही है फिर तो, जहां प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कमेटी की सलाह पर। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही मॉडल है स्टेट लेवल पर, बस प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर है। और इस कमेटी में कौन लोग होते हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही कमेटी तो तय करती है कि कौन बनेगा इस पावरफुल बॉडी का हिस्सा। हाँ, और ये कमेटी का कॉम्पोजिशन काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, चेयरपर्सन होते हैं चीफ मिनिस्टर यानी सीएम साहब। ठीक है, जो राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड हैं। हाँ, फिर इसमें होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओपी, विधानसभा में विपक्ष के नेता। और तीसरे सदस्य होते हैं एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें सीएम नॉमिनेट करते हैं। तो मतलब सत्ता पक्ष से सीएम और उनके द्वारा नॉमिनेटेड एक मंत्री, और विपक्ष से लीडर ऑफ अपोजिशन। ये तो काफी बैलेंस लग रहा है, सरकार का भी पक्ष है, विपक्ष का भी। बिल्कुल, इसका मकसद यही है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में पारदर्शिता रहे और किसी एक पक्ष का मतलब पूरा दबदबा ना हो। एलओपी की मौजूदगी ये सुनिश्चित करती है कि विपक्ष की आवाज भी शामिल हो। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए जरूरी है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। कई बार राज्यों की विधानसभाओं में क्या होता है कि किसी भी विपक्षी दल के पास उतनी सीटें नहीं होती कि उसके नेता को फॉर्मली लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा मिल पाए। उस सिचुएशन में क्या होता है? क्या कमेटी अधूरी रहती है? नहीं, इसका भी इंतजाम किया गया है। सोर्स में एक फुटनोट है इस पे। वो कहता है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर्मली कोई एलओपी नहीं है, तो उस स्थिति में जो सरकार के विरोध में सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप का नेता होगा। अच्छा, सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। हाँ, उसी को इस कमेटी के पर्पस के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाएगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। मतलब विपक्ष की आवाज जरूर शामिल होगी, चाहे टेक्निकली एलओपी का पद हो या ना हो। जी हाँ, ये दिखाता है कि कानून बनाने वालों ने इस पॉसिबिलिटी का ध्यान रखा था। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये तो हुई अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात, पर कौन लोग चुने जा सकते हैं? मतलब कोई खास क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड चाहिए होता है? क्या सिर्फ आईएएस ऑफिसर या जज ही बन सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्राइटेरिया काफी वाइड रखा गया है। कानून कहता है कि ये लोग
पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ होने चाहिए। पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ यानी सार्वजनिक जीवन में जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति। हाँ, और उनके पास लॉ यानी कानून, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, इनमें से किसी भी फील्ड में वाइड नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक अनुभवी पत्रकार, कोई बड़ा सोशल वर्कर, कोई साइंटिस्ट या मैनेजमेंट गुरु भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। इससे कमीशन में सिर्फ सरकारी नजरिए वाले लोग नहीं होंगे, बल्कि अलग-अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स अपने पर्सपेक्टिव्स लाएंगे। सही बात है। सोचिए, कोई जर्नलिस्ट है तो वो मीडिया से जुड़े आरटीआई मामलों को शायद बेहतर समझ पाएगा। कोई सोशल वर्कर है तो वो आम आदमी की मुश्किलों को, हाँ, जमीनी हकीकत को समझ सकेगा। जी, तो ये डाइवर्सिटी कमीशन के काम को ज्यादा इफेक्टिव बना सकती है। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं? मतलब कौन लोग नहीं बन सकते? ऐसा तो नहीं कि कोई मौजूदा एमपी या एमएलए या कोई एक्टिव पॉलिटिशियन बन जाए, या कोई बड़ा बिजनेसमैन? हाँ, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस है। और ये बहुत जरूरी है कमीशन की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी बनाए रखने के लिए। सोर्स साफ बताता है कि एससीआईसी या एसआईसी बनने वाले व्यक्ति को एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद या किसी स्टेट यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। एमएलए एमएलसी नहीं हो सकते। दूसरा, उन्हें कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। मतलब साथ साथ कोई और सरकारी नौकरी या ऐसा पद नहीं रख सकते जहां सरकार से सैलरी या पर्क्स मिलते हों। तीसरा, उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए। एक्टिव पॉलिटिक्स से दूरी जरूरी है। ओके। और चौथा, उन्हें कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं चलाना चाहिए। अच्छा, मतलब फुल टाइम कमिटमेंट चाहिए और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये शर्तें तो काफी सख्त लग रही हैं। इनका मकसद क्या है? मकसद सीधा है, स्वतंत्रता और निष्पक्षता, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी। ये शर्तें पक्का करती हैं कि कमीशन के सदस्य बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी राजनीतिक झुकाव के या व्यक्तिगत लाभ के डर के काम कर सकें। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होगा तो फैसलों पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल। या कोई बिजनेस चला रहा होगा तो शायद अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश करे। इसलिए ये डिस्क्वालिफिकेशंस बहुत जरूरी हैं। उन्हें पूरी तरह से नॉन पार्टिजन और डेडिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल यानी टेन्योर की। ये एससीआईसी और एसआईसी कितने समय के लिए अपने पद पर रहते हैं? क्या ये फिक्स टर्म होता है, जैसे 5 साल? यहाँ एक बड़ा बदलाव आया 2019 में। ओह, 2019 का आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट। जी हाँ, वही। पहले जो ओरिजिनल आरटीआई एक्ट था 2005 का, उसके तहत एससीआईसी और एसआईसी का कार्यकाल 5 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो, तक फिक्स था। हाँ, मुझे याद है 5 साल या 65 साल। पर 2019 में जो संशोधन हुआ, उसके बाद सोर्स कहता है कि इनका टर्म फॉर सच टर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। अच्छा, तो अब टर्म फिक्स नहीं रहा, केंद्र सरकार तय करेगी। ये तो काफी बड़ा चेंज है। इस पर तो काफी बहस भी हुई होगी। हाँ, ये बदलाव बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था। क्रिटिक्स का यही तर्क था कि कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार के हाथ में देने से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस की स्वतंत्रता कमजोर होती है। दबाव बन सकता है। हाँ, कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो कार्यकाल कम कर सकती है। ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिहाज से भी एक बहस का मुद्दा बना था। खैर, अब कानून यही है कि टर्म केंद्र सरकार तय करेगी। रिटायरमेंट एज लिमिट वही है 65 साल। ये जानना जरूरी था। अच्छा, और क्या इन्हें दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है? मान लीजिए किसी का टर्म खत्म हो गया, तो क्या वो फिर से एसआईसी या एसआईसीआईसी बन सकता है? सो साफ तौर पर कहता है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट मतलब एक बार टर्म पूरा तो बस? जी हाँ। ऐसा क्यों? इसका क्या लॉजिक हो सकता है? इसके पीछे भी वही इंडिपेंडेंस का प्रिंसिपल है। अगर रीअपॉइंटमेंट का ऑप्शन खुला रहेगा तो हो सकता है कि कोई कमिश्नर अपने टर्म के आखिरी में सरकार को खुश करने वाले फैसले लेने लगे, इस उम्मीद में कि उसे दोबारा अपॉइंट कर दिया जाए। अच्छा, हाँ, ये लॉजिक समझ आता है। इंडिपेंडेंस के लिए ये जरूरी लगता है। लेकिन सोर्स में एक फुटनोट में एक और बात लिखी है। क्या कोई स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर मतलब एसआईसी बाद में स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी एससीआईसी बन सकता है? प्रमोशन हो सकता है क्या? हाँ, ये पॉसिबिलिटी है।
सोर्स कहता है कि एक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर नियुक्ति के लिए एलिजिबल है। तो एक तरह से ये प्रमोशन जैसा हुआ। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें भी कोई पेंच है? मान लीजिए कोई एसआईसी 3 साल काम कर चुका है और फिर एससीआईसी बन जाता है, तो क्या उसे एससीआईसी का पूरा नया टर्म मिलेगा जो भी केंद्र सरकार ने तय किया हो, मान लीजिए 3 साल या 4 साल? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ एक कंडीशन है। अगर कोई एसआईसी बाद में एसआईसी बनता है तो उसका कुल कार्यकाल, मतलब एसआईसी के तौर पर बिताया गया समय और एसआईसी के तौर पर बिताया गया समय, दोनों मिलाकर। अच्छा, टोटल टेन्योर। हाँ, जो टोटल टेन्योर है वो उस मैक्सिमम अवधि से ज्यादा नहीं हो सकता जो कानून में तय है। फुटनोट में पुराने कानून के हिसाब से 5 साल की लिमिट का जिक्र है। अब चूंकि टेन्योर केंद्र सरकार तय करती है, तो प्रिंसिपल ये है कि जो भी मैक्सिमम टेन्योर प्रिस्क्राइब्ड है, कंबाइंड टेन्योर उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। ओके, उदाहरण के लिए अगर मैक्सिमम टेन्योर 3 साल तय हुआ है और कोई 2 साल एसआईसी रहा, तो वो एसआईसी बनने पर सिर्फ 1 साल और काम कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, उसे एसआईसी का पूरा 3 साल का नया टर्म नहीं मिलेगा। टोटल सर्विस ड्यूरेशन पर एक सीलिंग है। समझ गई। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, खासकर 2019 के बदलाव के बाद, लेकिन मूल बात यह है कि कुल सेवा अवधि सीमित है। चलिए अब आते हैं हटाने की प्रक्रिया, यानी रिमूवल प्रोसेस पर। क्या गवर्नर इन्हें हटा सकते हैं? अगर हाँ, तो किन परिस्थितियों में? क्या ये आसान है या मुश्किल? गवर्नर इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस आसान बिल्कुल नहीं है और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर ही हटाया जा सकता है, मनमाने ढंग से नहीं। सोर्स में इसके लिए 2 तरह की परिस्थितियां बताई गई हैं। अच्छा, 2 तरह की? वो क्या है? पहली कैटेगरी में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां गवर्नर कुछ हद तक सीधे एक्शन ले सकते हैं, हालांकि उसमें भी प्रोसेस फॉलो करना होता है। ये ग्राउंड्स हैं। पहला, अगर वो एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया घोषित हो जाएं। बैंकरप्ट। हाँ। दूसरा, अगर उन्हें किसी ऐसे ऑफेंस यानी अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया हो जिसमें गवर्नर की राय में मोरल टर्पिट्यूड यानी नैतिक अधमता शामिल हो। मतलब कोई गंभीर नैतिक भ्रष्टाचार वाला मामला। सीरियस ऑफेंस। पेड एम्प्लॉयमेंट करते पाए जाएं। ये तो अपॉइंटमेंट के लिए भी डिस्क्वालिफिकेशन था। जी। चौथा, अगर गवर्नर की राय में वो इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी यानी मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अनफिट हो गए हों। ठीक है। और पांचवां, अगर उन्होंने कोई ऐसा फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट हासिल कर लिया हो जिससे उनके ऑफिशियल फंक्शंस पर प्रिजुडिशियल इफेक्ट यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला। ये तो हुई कुछ सीधी वजहें जिनमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर आधारित है, लेकिन सोर्स में 2 और ग्राउंड्स का जिक्र है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, साबित कदाचार या अक्षमता। ये सुनने में थोड़े सब्जेक्टिव लगते हैं। इनका प्रोसेस क्या है? क्या इनमें भी गवर्नर सीधे हटा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोसेस आता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के मामलों में गवर्नर सीधे एक्शन नहीं ले सकते। यहाँ ये प्रूव्ड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। साबित होना जरूरी है। हाँ, आरोप सिर्फ लगा नहीं, साबित हुआ हो, और इसे साबित करने का अधिकार गवर्नर के पास नहीं है। इन ग्राउंड्स पर हटाने के लिए गवर्नर को मामला सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए रेफर करना होता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। ये तो बहुत बड़ा सेफगार्ड है। हाँ बिल्कुल। ये प्रोसेस सीआईसी की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नर अपनी मर्जी से ये तय नहीं कर सकते कि मिसबिहेवियर हुआ है या इनकैपेसिटी है। उन्हें मामला सुप्रीम कोर्ट भेजना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट फिर पूरी जांच करेगा, सुनवाई का मौका देगा, सबूत देखेगा और फिर अपनी रिपोर्ट देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद हटाने के कारण को सही पाता है, मतलब अपहोल्ड्स द कॉज ऑफ रिमूवल, और गवर्नर को वैसी सलाह देता है, तभी गवर्नर उन्हें हटा सकते हैं। ये प्रक्रिया तो काफी मजबूत लगती है। इसका मतलब है कि एससीआईसी या एसआईसी को राजनीतिक कारणों से या सरकार को नाराज करने वाले फैसले लेने पर आसानी से नहीं हटाया जा सकता। उन्हें एक हद तक सुरक्षा मिली हुई है। एग्जैक्टली। सोचिए ना, अगर हटाने की प्रक्रिया आसान होती तो कोई भी कमिश्नर सरकार के खिलाफ कड़े फैसले लेने से डरता। उसे हमेशा अपनी नौकरी जाने का खतरा रहता। ये सुप्रीम कोर्ट वाला क्लॉज उनकी स्वतंत्रता को पुख्ता करता है। बिल्कुल, गॉट इट। आखिर में इनकी सैलरी, अलाउंसेस और दूसरी सर्विस कंडीशंस का क्या होता है? इन्हें कौन तय करता है और क्या इनमें बाद में बदलाव किया जा सकता है? यहाँ भी 2019 के संशोधन का असर है। अब एससीआईसी और एसआईसीज की सैलरी, अलाउंसेस और दूसरी सर्विस कंडीशंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। अच्छा,
ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है अब? हाँ, पहले 2019 से पहले क्या था, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी वगैरह इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती थी और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की राज्य के चीफ सेक्रेटरी के बराबर। पर अब ये सब केंद्र सरकार निर्धारित करती है। तो टेन्योर की तरह सर्विस कंडीशंस भी अब केंद्र तय करेगा, लेकिन क्या नियुक्ति के बाद इसे बदला जा सकता है? मान लीजिए किसी को अपॉइंट कर लिया और फिर केंद्र सरकार ने नियम बदलकर उसकी सैलरी कम कर दी। नहीं, यहाँ एक और सेफगार्ड है। सोर्स साफ कहता है कि एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उनकी सैलरी, अलाउंसेस और सर्विस कंडीशंस में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके लिए डिसएडवांटेजेस हो, मतलब अलाभकारी ना हो। अच्छा, मतलब उनके नुकसान में बदलाव नहीं हो सकता। बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता। जी हाँ, नियुक्ति के समय जो शर्तें तय हुई थीं, उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान उनके नुकसान में नहीं बदला जा सकता। ये भी इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए ही होगा, ताकि सरकार सैलरी या सुविधाओं में कटौती का डर दिखाकर उन पर दबाव न बना सके। बिल्कुल, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसएडवांटेजेस चेंजेस उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो ये थी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की संरचना, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल और सेवा शर्तों के नियम और हटाने की प्रक्रिया से जुड़ी अहम बातें। हमने देखा कि कैसे एक तरफ स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई सेफ गार्ड्स दिए गए हैं। हाँ, जैसे नियुक्ति कमेटी में विपक्ष की भूमिका, हटाने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का रोल और सेवा शर्तों में प्रोटेक्शन। वहीं दूसरी तरफ 2019 के संशोधनों ने टेन्योर और सर्विस कंडीशंस के निर्धारण में केंद्र की भूमिका बढ़ा दी है, जिस पर कुछ सवाल भी उठते हैं। हाँ, इस पूरे ढांचे को कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिमूवल, सर्विस कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर कमीशन की इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस टिकी होती है। सही बात है। ये जानना जरूरी है कि ये संस्था कैसे बनती है, कौन इसे चलाता है, उन्हें क्या सुरक्षाएं मिली हुई हैं। तभी हम आगे उनकी शक्तियों और कार्यों यानी पावर्स एंड फंक्शंस का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। स्ट्रक्चर और इंडिपेंडेंस सीधे तौर पर परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। चलिए अब इस बुनियाद को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास क्या शक्तियां हैं और वो क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब राज्य सूचना आयोग के पावर्स एंड फंक्शंस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि कमीशन असल में करता क्या है और इसके पास क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहले कमीशन की मुख्य जिम्मेदारी क्या है, मतलब सोर्स क्या कहता है इस बारे में? सोर्स बताता है कि इसका बेसिक काम है किसी भी व्यक्ति से शिकायत लेना और उसकी जांच पड़ताल करना। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसमें कई परतें हैं, है ना? बिल्कुल, और ये शिकायतें मतलब कई वजहों से हो सकती हैं। सोर्स में कुछ खास सिचुएशंस का जिक्र है। पहली और सबसे बुनियादी बात, सोचिए किसी को मान लीजिए अपने मोहल्ले में बन रही सड़क के बजट की जानकारी चाहिए, या फिर कोई स्टूडेंट है, उसे अपनी यूनिवर्सिटी के खर्चों का ब्यौरा चाहिए। वो आरटीआई फाइल करते हैं, पर पता चलता है कि उस डिपार्टमेंट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ, जिसे हम जन सूचना अधिकारी कहते हैं, वो अपॉइंट ही नहीं किया गया है। ओहो, अब जानकारी मांगे तो मांगे किससे? ये तो मतलब ऐसा हुआ कि आपको बैंक में पैसा जमा करना है पर कैश काउंटर पे कोई है ही नहीं। हाँ, ये तो गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में सीधे स्टेट कमीशन में शिकायत की जा सकती है। हाँ, ये तो मतलब सिस्टम की ही कमी होगी, जहां जाना था वो दरवाजा ही बंद है। अच्छा, और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति है कि पीआईओ तो है, पर उसने जानकारी देने से साफ मना कर दिया। रिफ्यूज्ड इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि भाई पिछले साल शहर में पोल्यूशन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और कितना पैसा खर्च हुआ, और संबंधित डिपार्टमेंट ने बिना कोई वैलिड कारण बताए, जो आरटीआई एक्ट में दिए गए एग्जेम्पशंस, कह दिया ये जानकारी नहीं दे सकते, बस बात खत्म। ये सरासर गलत है। हाँ, बिना कारण बताए मना करना तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, और क्या वजह हो सकती है शिकायत की? तीसरी वजह है देरी। आरटीआई एक्ट में जानकारी देने के लिए एक टाइम लिमिट तय है, ज्यादातर मामलों में 30 दिन। अब सोचिए, किसी को अपने बच्चे के स्कूल एडमिशन के लिए किसी सरकारी योजना की जानकारी चाहिए, लेकिन वो जानकारी एडमिशन की लास्ट डेट निकलने के 2 महीने बाद मिले, तो उस जानकारी का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। देर से मिला न्याय अन्याय बराबर होता है। वैसे ही देर से मिली जानकारी कई बार बेकार हो जाती है। तो अगर तय समय में जवाब नहीं मिलता तो भी कमीशन में शिकायत हो सकती है। सही बात है, टाइम इज मनी, और यहाँ टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलना हक है। आजकल तो मतलब पिज्जा 30 मिनट में डिलीवर हो जाता है, तो सरकारी जानकारी मिलने में इतनी देर क्यों? अच्छा, सोर्स में फीस का भी जिक्र था। हाँ, ये एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। चौथी वजह,
अगर किसी को लगता है कि जानकारी देने के लिए जो फीस मांगी जा रही है वो जरूरत से ज्यादा है यानी अनरीजनेबल है। मान लीजिए किसी गांव के व्यक्ति को अपनी जमीन के दस्तावेजों की फोटोकॉपी चाहिए और सरकारी दफ्तर उससे हर पन्ने के मान लीजिए 100 रुपए मांग ले, जबकि नियम शायद 2 रुपए प्रति पेज का हो। अरे बाप रे! ये तो साफ तौर पर जानकारी पाने के अधिकार को महंगा बनाकर उसे लिमिट करने की कोशिश हुई ना। ये भी शिकायत का आधार है। बिल्कुल, मतलब जानकारी पाने के रास्ते में पैसों का रोड़ा अटकाना। और पांचवी स्थिति है जब जानकारी मिली तो सही पर वो अधूरी है, इनकम्प्लीट या भ्रामक है, मिसलीडिंग या फिर सरासर गलत है, फॉल्स। जैसे किसी ने पूछा कि उनके इलाके के सरकारी राशन की दुकान पर पिछले महीने कितना अनाज आया और कितना बटा। जवाब में आंकड़े तो दिए पर आधे अधूरे या जानबूझकर गलत। ये तो जानकारी देने के नाम पर गुमराह करना हुआ, जो शायद जानकारी न देने से भी ज्यादा खतरनाक है। सोचिए किसी गलत जानकारी के बेसिस पर कोई अपना नुकसान कर बैठे। बिल्कुल, आधा सच तो झूठ से भी बदतर हो सकता है। अच्छा, सोर्स में एक छठा पॉइंट भी था, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। ये तो बड़ा वाइड सा लगता है, इसका क्या मतलब है? सही पकड़ा, ये एक तरह का कैच ऑल प्रोविजन है। मतलब अगर जानकारी हासिल करने से जुड़ा कोई भी ऐसा मुद्दा है जो ऊपर दिए गए पॉइंट्स में सीधे तौर पर कवर नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यक्ति को परेशानी हुई है, तो वो भी शिकायत का आधार बन सकता है। यह कमीशन को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो मामलों को उनकी मेरिट पर देख सके। इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात, कमीशन को सिर्फ शिकायत आने पर ही काम करने की जरूरत नहीं है, उसके पास सुओ मोटो पावर भी है। अच्छा, सुओ मोटो? हाँ, सुओ मोटो यानी अगर कमीशन को खुद ही किसी सोर्स से, जैसे मीडिया रिपोर्ट से या कहीं और से पता चलता है कि कोई सरकारी विभाग आरटीआई कानून का पालन ठीक से नहीं कर रहा या बड़े पैमाने पर जानकारी छुपाई जा रही है, तो वो खुद ही उस मामले की जांच शुरू कर सकता है। उसे किसी की फॉर्मल शिकायत का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अरे वाह, मतलब कमीशन सोता नहीं रहता, जरूरत पड़ने पर खुद भी एक्शन ले सकता है। ये तो अच्छी बात है, प्रोएक्टिव हो सकता है। अब मान लीजिए कमीशन ने जांच शुरू कर दी, चाहे शिकायत पर या सुओ मोटो, तो जांच के दौरान उसके पास पावर्स क्या होती हैं? सोर्स कहता है कि उसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हासिल हैं। इसका असल मतलब क्या है जमीन पर? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिविल कोर्ट की शक्तियों का मतलब है कि कमीशन महज एक कागजी शेर नहीं है, उसके पास असली दांत है। इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। पहली बात, कमीशन किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर अपने सामने हाजिर होने का आदेश दे सकता है। समनिंग एंड इन्फोर्सिंग अटेंडेंस। किसी को भी, कितना भी बड़ा अफसर हो? हाँ, वो चाहे कितना भी बड़ा सरकारी अफसर हो या कोई आम नागरिक जिससे पूछताछ जरूरी है। और सिर्फ हाजिर होना ही नहीं, कमीशन उस व्यक्ति से शपथ मतलब ओथ लेकर मौखिक या लिखित सबूत देने को कह सकता है, बिल्कुल कोर्ट की तरह। अच्छा। दूसरी बात, कमीशन दस्तावेजों को ढूंढ निकालना, डिस्कवरी और उनका निरीक्षण, इंस्पेक्शन करने का आदेश दे सकता है। मान लीजिए कमीशन को शक है कि कोई जरूरी फाइल जानबूझकर दबाई जा रही है, तो वो उसे पेश करने का हुक्म दे सकता है, चाहे वो कहीं भी रखी हो। तीसरी बात, कमीशन शपथ पत्र एफिडेविट पर सबूत स्वीकार कर सकता है, यानी ऐसा लिखित बयान जिसकी कानूनी अहमियत होती है। ठीक है। चौथी, ये किसी भी कोर्ट या सरकारी दफ्तर से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवा सकता है। रिक्विजिशनिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स, कोई पुराना सरकारी आदेश हो, कोई रिपोर्ट हो, कमीशन उसे तलब कर सकता है। अच्छा। पांचवी, कमीशन गवाहों को बुलाने या दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी कर सकता है, समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। और आखिर में, कोई भी और मामला जो नियमों के तहत मतलब प्रिस्क्राइब्ड हो, उसमें भी उसे ये शक्तियां हासिल होंगी। बाप रे, ये तो सच में काफी ताकतवर अधिकार हैं। मतलब कमीशन किसी भी अफसर को लाइन हाजिर कर सकता है और किसी भी फाइल को अपने सामने मंगवा सकता है। जानकारी छुपाना अब मतलब बच्चों का खेल नहीं रहा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और बेहद जरूरी पॉइंट है जो सोर्स में दिया गया है। जांच के दौरान कमीशन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी यानी सरकारी विभाग या संस्था के कंट्रोल वाले किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड किसी भी आधार पर कमीशन से छुपाया नहीं जा सकता, विथहेल्ड नहीं किया जा सकता। किसी भी आधार पर नहीं? नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि ये गोपनीय साइल है या सीक्रेट है, इसलिए हम कमीशन को नहीं दिखाएंगे। आरटीआई एक्ट के तहत जांच के लिए कमीशन मांगे तो वो रिकॉर्ड देना ही होगा। सारे बहाने खत्म। वाह,
ये हुई ना बात। ये तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से एक क्रांतिकारी प्रावधान है। मतलब थ्योरेटिकली सरकार का कोई भी काम जनता की नजर से छुपा नहीं रह सकता, अगर कमीशन चाहे तो। लेकिन सवाल फिर वही, कमीशन ने जांच कर ली, रिपोर्ट बना दी, आदेश दे दिया, पर क्या वो अपने फैसलों को लागू, कंप्लायंस भी करवा सकता है? या फिर सरकारी विभागें उन आदेशों को ठंडे बस्ते में डाल सकती हैं? नहीं, कमीशन सिर्फ जांच करके चुप नहीं बैठ जाता। उसके पास अपने फैसलों का पालन करवाने की भी शक्तियां हैं। सोर्स बताता है कि कमीशन पब्लिक अथॉरिटी को कई तरह के निर्देश दे सकता है। जैसे पहला, किसी खास तरीके पर्टिकुलर फॉर्म में जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश देना। मान लीजिए किसी ने जानकारी पेनड्राइव में मांगी है और वो देना संभव है, तो कमीशन विभाग को वैसा करने का निर्देश दे सकता है। अच्छा, दूसरा, अगर कहीं पीआईओ नियुक्त नहीं है तो फौरन नियुक्ति का आदेश देना। तीसरा, कुछ खास तरह की जानकारी या जानकारी की श्रेणियों, कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन को खुद ही वेबसाइट पर या नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित, पब्लिश करने का निर्देश देना। जैसे किसी योजना के तहत किसको कितना लाभ मिला या किसी प्रोजेक्ट पर कितना खर्च हुआ। इसे प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर कहते हैं, ताकि लोगों को बार बार आरटीआई लगानी ही न पड़े। ये तो बहुत अच्छा है। चौथा, सरकारी दफ्तरों को उनके रिकॉर्ड रखने, संभालने और नष्ट करने के तरीकों में, मतलब मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रैक्टिसेस में सुधार करने का निर्देश देना, ताकि फाइलें गायब ना हो या चूहे ना खा जाएं। हाँ, सही बात। पांचवा, अधिकारियों के लिए आरटीआई कानून पर ट्रेनिंग बढ़ाने का निर्देश देना, ट्रेनिंग प्रोविजन, ताकि उन्हें खुद कानून पता हो। और छठा, पब्लिक अथॉरिटी से ये रिपोर्ट मांगना कि उन्होंने आरटीआई एक्ट के पालन के लिए क्या-क्या किया है, एनुअल रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। मतलब सिर्फ जानकारी दिलवाना ही नहीं, बल्कि सिस्टम को सुधारने की कोशिश भी। अच्छा, अगर किसी आवेदक को जानकारी ना मिलने या गलत मिलने की वजह से कोई असल नुकसान हुआ हो, जो लॉस और अदर डेट्रीमेंट, जैसे किसी छात्र का साल बर्बाद हो गया या किसी बुजुर्ग की पेंशन रुकी रही। हाँ, ये भी बहुत जरूरी पहलू है। अगर कमीशन को लगता है कि आवेदक को वाकई कोई नुकसान हुआ है, तो वो संबंधित पब्लिक अथॉरिटी को आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को उचित मुआवजा, कॉम्पेंसेट दिया जाए। आपके उदाहरण में पेंशन रुकने से जो आर्थिक या मानसिक परेशानी हुई, उसका हर्जाना देने का आदेश कमीशन दे सकता है। अच्छा, मुआवजा भी मिल सकता है। हाँ, इसके साथ ही कमीशन दोषी अधिकारियों पर जुर्माना, पेनल्टीज भी लगा सकता है, जिसकी बात हम अभी करेंगे। और हाँ, अगर कमीशन को लगता है कि आरटीआई एप्लीकेशन ही गलत है, कानून के दायरे में नहीं आती या उसका उद्देश्य ठीक नहीं है, तो वो एप्लीकेशन को खारिज, रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है। अब ये पेनल्टी वाली बात थोड़ी और विस्तार से बताइए। सोर्स में इसका जिक्र है, कितना जुर्माना लग सकता है और किस पर? सोर्स के फुटनोट में इसका ब्यौरा है। कमीशन संबंधित पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ पर जिसने बिना किसी वाजिब कारण के जानकारी रोकी, देरी की, गलत जानकारी दी या जानकारी नष्ट की, उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगा सकता है। 250 रुपये रोज? हाँ, प्रतिदिन। ये पेनल्टी तब तक लगती रहेगी जब तक जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन इसकी एक ऊपरी सीमा है, मैक्सिमम लिमिट, जो कि 25,000 रुपये है। अच्छा। और ये कोई मामूली बात नहीं, ये पैसा अक्सर दोषी पीआईओ की अपनी सैलरी से काटा जाता है। 250 रुपये रोज, 25,000 तक, ये तो अच्छी खासी रकम है। इससे तो अधिकारियों में डर पैदा होगा। बिल्कुल। और सिर्फ पैसों का जुर्माना ही नहीं है। अगर कमीशन को लगता है कि पीआईओ ने लगातार या बहुत गंभीर रूप से कानून का उल्लंघन किया है, तो वो उस अधिकारी के खिलाफ उसके सर्विस रूल्स के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन करने की सिफारिश भी कर सकता है। मतलब फाइन के अलावा विभागीय जांच बैठ सकती है, प्रमोशन रुक सकता है या नौकरी पर भी खतरा आ सकता है। तो ये मामला काफी गंभीर है। सही है, ये डर जरूरी है ताकि आरटीआई अर्जियों को हल्के में न लिया जाए। अच्छा, कमीशन ये सब करने के अलावा और क्या करता है? क्या वो अपनी कोई रिपोर्ट वगैरह भी बनाता है? हाँ, बनाता है। हर साल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को एक एनुअल रिपोर्ट सौंपता है। इस रिपोर्ट में वो पूरे साल के अपने कामकाज का लेखा जोखा देता है, कितनी शिकायतें आईं, कितने अपील सुने, क्या फैसले दिए, आरटीआई एक्ट के पालन में क्या दिक्कतें आईं, क्या सुधार के सुझाव हैं, वगैरह वगैरह। फिर राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल,
स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा और विधान परिषद अगर है तो के पटल पर रखती है। इससे विधायकों और जनता को पता चलता है कि राज्य में सूचना का अधिकार कानून कितना प्रभावी है और कमीशन क्या कर रहा है। ये एक तरह की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। और अगर कोई सरकारी विभाग लगातार ढिलाई बरत रहा हो, कमीशन की सिफारिशों पर भी ध्यान न दे रहा हो तो? ऐसी स्थिति में कमीशन उस अथॉरिटी को बार बार निर्देश देने के अलावा ऐसे कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है, रेकमेंड स्टेप्स फॉर प्रमोटिंग कन्फॉर्मिटी, जिनसे एक्ट का पालन बेहतर तरीके से हो सके। ये सिफारिशें ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकती हैं, जैसे किसी खास प्रक्रिया को बदलने, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने या कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गई कमीशन की शक्तियों और कार्यों की बात, जो काफी विस्तृत हैं। अब थोड़ा 2019 में जो आरटीआई एक्ट में संशोधन अमेंडमेंट हुआ था, उस पर आते हैं। सोर्स में उसके कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। इस संशोधन पर काफी बहस भी हुई थी, खासकर इसकी टाइमिंग और इसके असर को लेकर। हाँ, 2019 के संशोधन ने कानून में कुछ बुनियादी बदलाव किए, खासकर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सेवा शर्तों को लेकर। सोर्स के मुताबिक मुख्य बदलाव ये थे। पहला, कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस। संशोधन से पहले सेंट्रल लेवल पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) और इंफॉर्मेशन कमिश्नर (IC) का कार्यकाल 5 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो, तक फिक्स्ड था। 2019 के संशोधन ने इस 5 साल की फिक्स्ड अवधि को हटा दिया। अब ये कहा गया कि उनका कार्यकाल उतना होगा जितना केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, नियमों के जरिए तय करेगी, प्रिस्क्राइब करेगी। अच्छा, मतलब फिक्स नहीं रहा, सरकार तय करेगी। हाँ। दूसरा, सैलरी और अन्य सेवा शर्तें, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस। पहले सेंट्रल CIC की सैलरी और शर्तें चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC के बराबर थीं और IC की शर्तें इलेक्शन कमिश्नर EC के बराबर थीं। इन्हें काफी ऊंचा दर्जा दिया गया था। संशोधन ने इस बराबरी को खत्म कर दिया और कहा कि CIC और ICs की सैलरी, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें भी अब केंद्र सरकार ही तय करेगी। मतलब सेंट्रल कमीशन के सदस्यों का कार्यकाल कितना लंबा होगा और उन्हें क्या सैलरी मिलेगी, ये तय करने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास चला गया। क्या स्टेट लेवल पर भी ऐसे ही बदलाव हुए? क्योंकि हमारा फोकस आज स्टेट कमीशन पर है। जी हाँ, बिल्कुल। यही बदलाव स्टेट लेवल पर भी लागू किए गए। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर (SIC) का कार्यकाल भी, जो पहले 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक फिक्स था, उसे बदलकर ये कर दिया गया कि उनका कार्यकाल भी उतना ही होगा जितना केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ओहो, स्टेट का भी केंद्र सरकार तय करेगी? हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेट कमिश्नर का कार्यकाल भी अब केंद्र सरकार तय करेगी, राज्य सरकार नहीं। इसी तरह स्टेट लेवल पर SCIC और SICs की सैलरी, भत्ते और सेवा शर्तें भी अब केंद्र सरकार ही तय करेगी। पहले SCIC की शर्तें इलेक्शन कमिश्नर के बराबर और SI की शर्तें राज्य के चीफ सेक्रेटरी के बराबर होती थीं। अब ये सब केंद्र सरकार के नियमों पर निर्भर करेगा। ये तो सच में बहुत बड़े बदलाव हैं। इसका मतलब हुआ कि चाहे सेंट्रल कमीशन हो या स्टेट कमीशन, उनके प्रमुखों और सदस्यों का कार्यकाल और उनकी सैलरी, भत्ते, सब कुछ सीधे सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गया। कई एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट ने उस समय चिंता जताई थी कि इससे इन आयोगों की स्वायत्ता, इंडिपेंडेंस कमजोर होगी, क्योंकि अगर आपकी नौकरी की अवधि और सैलरी सरकार तय करेगी तो शायद आप सरकार के खिलाफ कड़े फैसले लेने में हिचकिचाएं। ये एक अहम बहस का मुद्दा रहा है। हाँ, ये चिंताएं व्यक्त की गई थीं कि इससे आयोगों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के बराबर का दर्जा नहीं रह गया। सरकार का तर्क था कि ये बदलाव एक रूपता लाने और नियमों को सरल बनाने के लिए हैं। खैर, सोर्स हमें दोनों पक्ष नहीं बताता, पर ये बदलाव हुए हैं, ये फैक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, सोर्स में सैलरी में कटौती, डिडक्शंस इन सैलरी को लेकर भी एक बदलाव का जिक्र है। वो क्या था? हाँ, वो एक और दिलचस्प बदलाव था। पहले के कानून ओरिजिनल एक्ट में एक प्रावधान था कि अगर CIC, ICIC या SIC के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति पहले किसी सरकारी नौकरी में था और उसे वहां से पेंशन या कोई और रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, तो कमिश्नर के तौर पर मिलने वाली सैलरी में से उस पेंशन या बेनिफिट के बराबर की राशि काट ली जाएगी। सैलरी रिड्यूस्ड बाय पेंशन अमाउंट। अच्छा, मतलब डबल बेनिफिट नहीं? हाँ, पहले ऐसा था। 2019 के अमेंडमेंट ने इस कटौती वाले प्रावधान को हटा दिया।
रिमूव दिस प्रोविजन। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर कोई रिटायर्ड सरकारी अफसर कमिश्नर बनता है तो उसे उसकी पिछली नौकरी की पेंशन भी पूरी मिलेगी और कमिश्नर की सैलरी भी पूरी मिलेगी। सैलरी में से पेंशन की रकम काटी नहीं जाएगी। अच्छा, तो ये बदलाव भी हुआ, यानी अब पेंशन पाने वालों के लिए ये पद आर्थिक रूप से ज्यादा आकर्षक हो गया। कहा जा सकता है। तो ये थे 2019 के संशोधन के मुख्य बिंदु जो सोर्स में बताए गए हैं, जिन्होंने स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन समेत पूरे आरटीआई ढांचे को प्रभावित किया है। बहुत बढ़िया। हमने स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की शक्तियों, कार्यों और 2019 के संशोधनों पर काफी विस्तार से बात की। वाकई ये कमीशन आरटीआई एक्ट को लागू करवाने में एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है, क्या ये सारे अधिकार और 2019 के बदलावों के बाद बना ढांचा जमीनी हकीकत में उस पारदर्शिता और जवाबदेही को हासिल करने में पूरी तरह कामयाब हो पा रहा है जिसका सपना आरटीआई कानून ने देखा था? ये शायद सोचने वाली बात है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको चैप्टर 63 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।